बच्चे लेट आते हैं की करिए लेट आया सी तो फिर भी आधा गया सीगा घंटा 1.5 घंटा पहला तो आ ही गया सी हाँ 8:15 तो ये तो इनकी जिम्मेदारी है ना कि कोई आना चाहिए पता नहीं कितने बजे आएंगे पापा 5 बजे शुरू करा देना थोड़े ऑनलाइन के 5-6 बच्चे आ जाएंगे फिलहाल चैप्टर भी बड़ा है रिपोर्ट कितनी देर तक ये हो जाएगा खत्म सर ओरल हिस्ट्री 10 लेक्चर 10 का हाँ क्रैश कॉपी लग रहा हूँ जो मतलब पीसीएस नहीं पीसीएस में तो कम है आपको सारे करा देंगे आपने तो बोला था कि सैटरडे लगेगी क्लास सैटरडे है हाँ आपने बोला था ना हाँ लगनी है जी शुरू करिए हाँ जी सर चलिए आज का टॉपिक है ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिया किस तरह इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत भारत का शोषण किया गया जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पहला धन का निकासन रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ठीक है जी चलिए शुरू करते हैं जब ब्रिटिशर्स भारत में आए ठीक है तो वो एक ट्रेडर्स थे और ट्रेडर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ठीक है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला था परमिशन मिली थी किससे क्वीन एलिजाबेथ से कि आप जाइए ईस्ट में जाकर आप ट्रेड कीजिए जो टैक्स जनरेट होगा आप हमको दीजिए और उसमें उन्होंने क्वीन का भी शेयर रखा हुआ था ठीक है जी अब हुआ क्या भारत में वो आए तो वो एक ट्रेडर्स बन के आए और उनका काम क्या था भारत की उस समय कॉटेज इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हाइट पे थी ठीक है मुगल काल में तो भारत से कपड़ा जो था चाहे सूती ऊनी कपड़ा सारे का सारा कहां पर बिकता था यूरोप में बिकता था इसके साथ साथ भारत में मसाले स्पाइसेस ये स्पाइसेस भी जो थे ये भी कहां बिकते थे यूरोप में इसके अलावा भारत में आयरन स्टील की इंडस्ट्री मतलब ये नहीं हम कह सकते कि बड़े बड़े प्लांट्स थे ठीक है पर स्मॉल लेवल पे भी ये इंडस्ट्रीज काम कर रही थी और आयरन इक्विपमेंट्स स्टील इक्विपमेंट्स ये भी कहां पर बिकते थे यूरोप में ठीक है तो जो ट्रेड था वो किसके फेवर में था इंडिया के फेवर में क्योंकि भारत जो था वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा था ठीक है इंपोर्ट से ठीक है जी तो इसका मतलब क्या हुआ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किसके फेवर में बोल रही थी वो इंडिया के फेवर में बोल रही थी तो इंडिया उस समय जब ब्रिटिशर्स भारत में आए इंडिया एक
सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी। पहली बात ये आपको पता होना चाहिए, भारत एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी। ठीक है जी, समझ आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया आपको? चलिए, अब भारत का जो रूरल एरिया था वो भी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट था। किस तरह से? भारत में अक्सर बार्टर सिस्टम चल रहा था। तो बार्टर सिस्टम में क्या था? फॉर एग्जांपल एक आदमी है ए, एक आदमी है बी, ठीक है। अगर इसको प्याज चाहिए, ठीक है, और इसके पास क्या है? वीट है, तो ये बी को दे देता था, बी इसको क्या दे देता था? अनियन दे देता। तो ये बार्टर सिस्टम ज्यादातर चल रहा था, ठीक है। हालांकि कॉइनेज आ चुकी थी, ठीक है, कहीं कहीं पैसों का भी लेन देन चल रहा था, ठीक है जी, पर ज्यादातर जो चलता था वो भारत में बार्टर सिस्टम चलता था। इसके अलावा जो किसान टैक्स देते थे वो टैक्स किस रूप में देते थे? प्रोड्यूस के रूप में, ठीक है। तो राजा कहता था फॉर एग्जाम्पल आपकी 100 क्विंटल कनक आपको आई है, तो आप ऐसा करो 30% जो कनक आई है वो हमको क्या दे दो? टैक्स दे दो, ठीक है। तो जो टैक्स होता था वो करेंसी के रूप में नहीं होता था, वो किसके रूप में होता था? कमोडिटी के रूप में, ठीक है, समझ में आ गया? जो किसान थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, जो किसान थे विलेजेस में वो सेल्फ सफिशिएंट थे। कैसे? वो जो हिस्सा था स्टेट का वो उसको दे देते थे, और जो रिमेनिंग हिस्सा था वो अपने पास रख लेते थे और अपने बच्चों का पेट पालते थे, ठीक है। तो ये जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे तो इकोनॉमी इस तरह से भारत की चल रही थी। इस इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? ये सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है, ठीक है। हमको किसी इकोनॉमी में किसी की जरूरत नहीं है, हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमारे फेवर में है, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है। अब ट्रेडर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी आई क्यों थी भारत में? अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उसका मेन एजेंडा क्या था? यहां से गुड्स को उठाना, ठीक है, और उसको यूरोप में दुगने दाम पर बेचना। फॉर एग्जाम्पल यहां से वो क्लोथ्स को उठाती थी, फिर स्पाइसेस को उठाती थी। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की चीज यहां से उठाई और यूरोप में 30 रुपए तक की बेचती। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी इस मोटो से भारत में आई थी कि हमने भारत से ट्रेड करना है और यहां से उठाकर सीधा माल दुगने तरीके में आगे बेच लेना है, ठीक है जी। आगे चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी बदले में भारत को देती क्या थी? गोल्ड बुलियंस एंड सिल्वर बुलियंस। बुलियंस का मतलब क्या होता है? सिक्के। तो जब वो यहाँ से चाय, मसाले, कपड़े उठाती थी तो उसके बदले भारत को क्या देती थी? सोना, चांदी, ठीक है, और उसके बदले ये यहाँ से उठाती थी और उसको दुगने दाम पे बेच देती थी, ठीक है जी। तो ये सब कुछ चलता जा रहा था, बहुत सही तरीके से चल रहा था। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को पता लगा कि भारत के जो किंग्स हैं उनकी आपस में नहीं बन रही है, वो आपस में लड़ रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला? ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चीज बहुत चुभ रही थी कि हमको सोना और चांदी क्यों देना पड़ रहा है, ठीक है जी। तो वो ये चाहते थे किसी तरह से ये सोना चांदी देना भी बंद हो जाए, हमारे पन्नों से पैसा ना निकले, और वो तभी पॉसिबल था अगर आप भारत के ऊपर डोमिनेट करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हमको फ्री में मिल जाए, ठीक है, पैसा पूरा हमको गोल्ड और सिल्वर ना देना पड़े, तो उसका एक ही तरीका है, वो तरीका ये भारत के ऊपर आपको राज करना पड़ेगा। अब उस संदर्भ में उसने क्या देखा कि भारत के जो राजा आपस में लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को बेनिफिट कर ब्रिटिश इंडिया ने भारत में क्या लड़ा? एंग्लो वॉर्स, और अल्टीमेटली भारत के ऊपर शासन किसका आ गया? क्वीन का, यानी ब्रिटिशर्स का शासन किस पे आ गया? भारत के ऊपर। और यहां से ही
शुरुआत होती है भारत की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की। क्लियर है 19 मिनट? कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया में पहला टॉपिक आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को किसने बताया? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने दो किताबें लिखी। पहली पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और दूसरी किताब लिखी इंग्लैंड डेब्ट टुवर्ड्स इंडिया। तो इन दो किताबों के अंदर उन्होंने अपनी ये थ्योरी बताई, धन की निकासिता, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। दो किताबें, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टुवर्ड्स इंडिया, इसमें उन्होंने ये थ्योरी को बताया। 1896 में जो कांग्रेस का सेशन था, इस सेशन में इस थ्योरी को पास कर दिया गया, यानी आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस सेशन में पास कर दिया, थप्पा लगा दिया कि हाँ, दादा भाई नौरोजी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में इंपीरियल काउंसिल ऑफ इंग्लैंड में बात की थी। इंपीरियल काउंसिल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की जो असेंबली है, इंपीरियल काउंसिल में उन्होंने इसके बारे में बात भी की थी। ठीक है, और यहां तक कि गवर्नर जनरल को भी इसके बारे में अवगत करवाया था कि भारत के साथ बहुत गलत हो रहा है और भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रोसेस शुरू हो चुका है। क्लियर है जी? कंटेंट लर्न नहीं होता तो इसके लिए तो भैया रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बस रिवाइज करो। हमारा जो दिमाग है ना, बेसिकली उसके अंदर ना एक, मतलब कि एक ना वो है, इसका एक नेचर है कि इसको बार बार पढ़ोगे ना, बार बार एक ही चीज को करोगे, वो अपने आप बैठ जाती है। ठीक है, रट्टा नहीं मार सकते, सिलेबस हो बल्कि रट्टा नहीं लगेगा। तो बेटर ये है कि एक टॉपिक को 10 बार पढ़ो। ठीक है, इस हिसाब से पढ़ो कि अभी 2 बार पढ़ लिया, फिर 5 बार पढ़ लिया, फिर आपने रोज 1 घंटा रिवीजन के लिए रखना है। रोज 1 घंटा रिवीजन की, मैंने 1 घंटा कुछ नहीं करना, सिर्फ रिवाइज ही करना है, तब जाके आपका होगा। क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो फिर वो हो जाएगा आगा जोड़ पीछा छोड़, कुछ नहीं होना फिर। चलिए अब आगे चले। तो क्या है ये ड्रेन ऑफ वेल्थ? तो दादा भाई नौरोजी ने बोला ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर भारत के जो रिसोर्सेज हैं वो कहां पर जा रहे हैं? इंग्लैंड में जा रहे हैं, और बदले में इंग्लैंड भारत को कुछ भी नहीं दे रहा। इसको क्या बोला गया? ड्रेन ऑफ वेल्थ। बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, भारत के रिसोर्सेज कहां जा रहे हैं? इंग्लैंड में जा रहे हैं। भारत के लोगों का जो हक है वो इंग्लैंड में जा रहा है, और उसके बदले भारत के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। इसको उन्होंने क्या बोला? ये क्या? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये अंग्रेजी इतिहासकारों ने यहां तक कह दिया कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो स्पॉन्ज की तरह है।
स्पॉन्ज कैसे काम करती है, पानी को निचोड़ती है ना, तो वो कहते हैं स्पॉन्ज क्या कर रही है, गंगा से पानी निचोड़ रही है और थेम्स नदी में फेंक रही है। इसका मतलब क्या हो गया, रिसोर्सेस इंडिया से निचोड़े जा रहे हैं और उसको इंग्लैंड में फेंका जा रहा है, बदले में भारत को कुछ भी नहीं दिया जा रहा। तो इसको क्या बोला, भारत की जो वेल्थ है उसको परनाला लग गया, कहते हैं ना परनाला लग गया, ठीक है। जो कोई गलत काम करे ना, क्या कोई वही तभी औलाद को परनाला लगाएगी, ठीक है ना, परनाला लग गया। अब ये परनाला क्या है, ड्रेन क्या कर रही है, सारे रिसोर्सेज को उठा के इंग्लैंड में फेंक रही है, बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, जब ब्रिटिशर्स ने भारत को जीता, आपने एंग्लो वॉर्स पढ़ चुकी है, सर ने करा चुकी है ना, सर करा चुके हैं एंग्लो वॉर्स, ठीक है, ऑनलाइन आप देख लेना। तो इसके तहत भारत पे उन्होंने क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। अब भारत पे जब उन्होंने कब्जा कर लिया तो हुआ क्या, फॉर एग्जांपल अब उन्होंने भारत के ऊपर लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगाया, ठीक है। भारत के ऊपर डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम पड़ेंगे, रियायतवाड़ी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो भी रेवेन्यू दिया जाए हमको किस रूप में दिया जाए, कैश के रूप में दिया जाए, ठीक है। अब पॉलिटिकल पावर कौन है, ब्रिटिशर्स है। वो क्या करते थे, भारत के किसानों से रेवेन्यू लेते थे। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है भारत का, उससे इन्होंने रेवेन्यू लिया 1,000 रुपया, ठीक है। अब ये क्या करते थे, एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है, इसके पास जाते, इस 1,000 रुपए से ये कपड़ा लेते। फॉर एग्जांपल इन्होंने कोई भी क्लॉथ ले लिया और इसको कहां पर बेचा, इंग्लैंड में, कितने का, 3,000 रुपए का। अब आप देखो ना, पहले वो क्या करते थे, बुलियन लेके आते थे, बुलियन लाना उन्होंने बंद कर दिया। अब वो क्या करते, फार्मर से रेवेन्यू इकट्ठा करते, भारत का ही फार्मर, उससे रेवेन्यू इकट्ठा किया, उसी पैसे से कोई कपड़ा लिया और उसको 3 गुना आगे बेच दिया। तो इनको क्या मिला, कुछ भी ना मिला। तो ये क्या हो गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेल्थ आपकी ड्रेन हो रही है यहां से। क्लियर है। दादा भाई नरोजी ने इसके और भी एस्पेक्ट बताए, वो कहते सिर्फ यही एस्पेक्ट नहीं है, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बहुत से एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट, होम चार्जेस। तो दादा भाई नरोजी ने कहा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो पहला एस्पेक्ट है वो क्या है, होम चार्जेस। होम चार्जेस कैसे, उन्होंने बोला भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पार्टनर्स हैं उनकी सैलरी भी कहां से दी जा रही है, भारत के रिसोर्सेज से। ब्रिटेन अपना पैसा इसके ऊपर नहीं खर्च कर रहा, भारत से लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करता है और उसी लैंड रेवेन्यू से सैलरी दे देता है। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनकी भी सैलरी कहां से दी जा रही है, भारत के रिसोर्सेज से। ब्रिटेन उसकी सैलरी नहीं दे रहा। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं, जब उनको रिटायरमेंट मिलती है, उस रिटायरमेंट में भी जो पेंशन दी जाती है वो किससे दी जाती है, भारत के रिसोर्सेज से। इंग्लैंड उसके ऊपर कोई भी पैसा खर्च नहीं कर रहा। चौथा, भारत में जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उन सिविल सर्वेंट्स की सैलरी प्लस पेंशन वो भी किससे दी जा रही है, भारत के रिसोर्सेज से। इसका कोई भी बेनिफिट भारत को नहीं मिल रहा, ठीक है। आगे चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो भी किस रिसोर्सेज से किया जा रहा है, भारत के रिसोर्सेज से, जिसके बदले भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अब देखो ना, एक साइड पैसा फ्लो हो रहा है, भारत को पैसा देना पड़ रहा है, किसको, इन लोगों को। वो अपनी सैलरी, अपना प्रॉफिट, अपने
पार्टनर, सबका सारा पैसा कहां से दे रहे हैं वो लोग? भारत के लैंड रेवेन्यू से, रिसोर्सेज से। बदले में वो भारत को कुछ भी नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या हुआ? ये ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है, एक तरफा पैसे का आगमन हो रहा है। ठीक है, भारत को उसका कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये उन्होंने इसके बारे में बताया। ये पहला एस्पेक्ट है कि होम चार्जेस। ठीक है, बताइए, क्लियर हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आगे चलें फिर। आगे चलिए। दूसरा एस्पेक्ट, दादा भाई नौरोजी ने बताया ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इन्वेस्टर्स थे उनको भी पैसा कहां से मिल रहा है? भारत से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एक मिलिट्री पाली हुई थी। उस मिलिट्री से वो क्या करते थे, ना केवल उन्होंने भारत को जीता, बकायदा उन्होंने आसपास की कंट्रीज लाइक नेपाल, तिब्बत, बर्मा को भी जीता। अफगानिस्तान को नहीं जीत पाए थे। ठीक है, चाहे अफगानिस्तान को नहीं जीत पाए, पर उसके ऊपर वॉर का जो खर्चा हुआ था, ये सारे का सारा जो पैसा था, ये कहां से निकला? भारत से। काम वो आपका कर रहे हैं, ठीक है, पैसा भारत का। ठीक है जी, तो इसके बदले भारत को कुछ नहीं मिल रहा। इसके अलावा जितने मिलिट्री सोल्जर्स थे, उनकी सैलरी प्लस उनकी पेंशन कहां से आती थी? कौन दे रहा था? भारत। भारत से जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था, उससे ही उनको सैलरी वगैरह दी जा रही थी। अब फॉर एग्जांपल एक मिलिट्री रेजिमेंट है, उसको ड्रेस भी चाहिए, उसको वेपन भी चाहिए। अब ये ड्रेस और मॉडर्नाइज वेपन किनके पास पड़े हुए हैं? इंग्लैंड के पास। ये खरीदने हैं। भारत का ही जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, उसी को किसको दे देते थे? इंग्लैंड को। और वहीं से ये क्या मंगा लेते थे? भारत के ड्रेस और वेपन्स। क्या मिला भारत को? कुछ भी नहीं मिला। तो परनाला ही निकला बड़ा एक तरह का, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है। ठीक है जी, भारत को इस वेल्थ का कोई फायदा थोड़ा हो रहा है। आगे चलिए, अगला एस्पेक्ट उन्होंने बोला, बाद में जाकर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर रेलवे बनाई, टेलीग्राफ बनाए, रोड्स बनाई। क्यों बनाई? अपनी बेनिफिट के लिए बनाई सर। आपको उन्होंने कुछ नहीं दिया। आपको ना कि उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। वो बेसिकली चाहते थे कि उनके कपड़े, उनके गुड्स नुक्कड़ और कॉर्नर तक बिके। ठीक है जी, ये हर विलेज में जाए, ताकि भारत की जो इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया? ये चीजें बनाई। प्लस हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, भारत में बहुत रिवोल्ट्स हुए थे। उन रिवोल्ट्स को दबाने के लिए रेलवे चाहिए थी, सड़कें चाहिए थी, ताकि एक जगह से आदमी दूसरी जगह पहुंच जाए तेजी से, फटाफट। तो उन्होंने ये चीजें बनाई। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना, चाहे वो रेलवे बना, टेलीग्राफ बना, रोड्स बनी, इसके ऊपर जितना भी पैसा लगा, वो पैसा किन्होंने लगाया? इंग्लैंड के इन्वेस्टर्स ने। तो इंग्लैंड के इन्वेस्टर्स से उन्होंने इसके ऊपर पैसा लगाया। अब इन इन्वेस्टर्स को जो भी प्रॉफिट हुआ या जो भी इनकी लॉस कंपनसेशन हुई, वो सारे का सारा किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। और वो पैसा कहां से आया? भारत का। अपने पल्ले उन्होंने कुछ नहीं दिया, अपने प्रॉफिट से उन्होंने कुछ नहीं दिया, ना इंग्लैंड को बोला कि आप दो। सारे का सारा पैसा जो है वो कौन लेके आ रहा है? भारत से ही ले रहे हैं। ये एस्पेक्ट्स आपको दादा भाई नौरोजी बता रहे हैं कांग्रेस के सेशन में कि ये देखो भारत को लूट लिया इन लोगों ने। ये रिसोर्सेज किसके थे? भारत के थे, हम लोगों के थे, जो इन्होंने खुद खाए, जिसके कारण भारत जो है अब कहां जा रहा है? पॉवर्टी की तरफ। भारत में जो पॉवर्टी है उसका सीधा सीधा कारण कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी और इनकी पॉलिसीज। क्लियर है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स?
करें आगे शुरू। चलिए, अब दादा भाई नौरोजी ने बोला कि इस ड्रेन ऑफ वेल्थ के इफेक्ट्स क्या हुए। उन्होंने बोला इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या हुआ, भारत के जो रिसोर्सेज थे वो कहां ड्रेन हो गए, इंग्लैंड में ड्रेन हो गए। ठीक है जी। अब हुआ क्या, भारत के अंदर कैपिटल की कमी आ गई और सेविंग्स की कमी आ गई, क्योंकि देखो ना जितना भी पैसा है वो कहां पर ड्रेन हो गया है, इंग्लैंड में ड्रेन हो गया है। तो भारत के अंदर कैपिटल की भी कमी है, सेविंग की कमी है। हमने इकोनॉमी में पढ़ा जो कैपिटल और सेविंग है वही तो है जो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है। अब जब आपके पास कैपिटल भी नहीं है, सेविंग भी नहीं है, ना तो आपकी इंडस्ट्री डेवलप हुई, ना आपकी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। रिजल्ट, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं डेवलप हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, भारत में क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट होनी शुरू हो गई। भारत में क्या हुआ, पॉवर्टी आनी शुरू होगी। और सबसे जो बड़ी बात है, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं हुई। जहां बाकी कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि आपके रिसोर्सेज तो चक्रियों ने वहां फेंक दिए, इंग्लैंड लेके वो सारा कुछ, आपका ही पैसा इंग्लैंड चला गया, तो पैसा आपके पास है नहीं, ना आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, ना इंडस्ट्री में, ना एग्रीकल्चर में लगा पा रहे हो, तो पॉवर्टी में चले गए। आपकी जितनी भी है इकोनॉमिक ग्रोथ खत्म कर दी और सारा पैसा चूज कर वो कहां ले गए, इंग्लैंड में। ठीक है, तो इससे क्या हो, इसको क्या बोला गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। समझ में आ गया जी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। देखिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर हम आगे चलेंगे, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आगे चलिए, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये क्या चीज है, देखिए भारत में जब अंग्रेज आए तो भारत में कौन से क्रॉप्स उगाए जाते थे, फूड क्रॉप्स, और भारत अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी था। पर अंग्रेजों ने भारत में आकर इस तरह की कंडीशन बना दी कि भारत के लोगों को अब क्या उगाने पड़े, कमर्शियल क्रॉप्स। कैसे, कमर्शियल क्रॉप्स में क्या आते हैं, टी, कॉफी, इंडिगो, शुगर केन, रबड़, टोबैको। ठीक है, ये फूड क्रॉप्स नहीं है, ये कमर्शियल क्रॉप्स है जिसमें आपको मोटा पैसा मिलता है। ठीक है, किसान इसको कमा के खुश होता है। ठीक है जी। पर सिचुएशन क्या थी, उस समय भारत फूड क्रॉप्स उगाता था, पर ब्रिटिशर्स ने हमको फोर्स किया कि हम कमर्शियल प्रोडक्ट्स को उगाएं। अब इसका कारण क्या है, इसका पहला कारण ये है क्योंकि ब्रिटिशर्स को इन क्रॉप्स में ज्यादा प्रॉफिट मिलता था, क्योंकि इन क्रॉप्स की जो डिमांड थी यूरोप में ज्यादा थी। ये पहला, फूड क्रॉप्स में उनको इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, उनको इस क्रॉप्स में ज्यादा पैसा, क्योंकि ऐसा नाम से जस्ट कमर्शियल नाम है ना, कमर्शियल क्रॉप्स में हमेशा आपको ज्यादा बेनिफिट ही मिलेगा। दूसरा, इस समय आते आते ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। ठीक है जी। अब इंडस्ट्रीज वहां पर लग चुकी थी तो उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी। ठीक है, और ये रॉ मटेरियल क्या थे, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन, आपका इंडिगो,
ठीक है। तो अब वो चाहते थे कि हमको रॉ मटेरियल की सप्लाई एकदम बनी रहे, फुल फ्लैश बनी रहे, क्योंकि देखो ना अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप इंडस्ट्री कैसे चला लोगे, ठीक है ना। कपड़ा मिल आपकी है, ठीक है, कपड़ा ही नहीं आ रहा, कॉटन ही नहीं आ रही, तो आप कहां से इंडस्ट्री चला लोगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हमको रॉ मटेरियल्स चाहिए ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा चला सकें। इसी करके उन्होंने क्या किया, भारत के अंदर इस खेती को प्रमोट कर दिया। क्लियर है जी। तीसरा, मैंने आपको बताया कि अब पहले क्या था, बार्टर सिस्टम चलता था। अब इन्होंने क्या किया कि जो भी आप टैक्स दोगे वो किसके रूप में दोगे, कॉइन्स, मनी के रूप में दोगे। पहले टैक्स जो दिया जाता था वो किस रूप में दिया जाता था, फसल के रूप में दिया जाता था। अब किसान करे क्या, क्योंकि सरकार अब ब्रिटेन की है, उसने ये बात कह दिया कि हमको टैक्स चाहिए मनी के रूप में, पैसे के रूप में, ठीक है। अब जब पैसा लेने जाते थे, ठीक है, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा थे, हाई थे, 50% तक टैक्स थे। जब वो फूड क्रॉप्स को बेचने जाते थे मंडी में, तब उनको इतना पैसा नहीं मिलता था। तो ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया उनको कि आपको क्या उगाना पड़ेगा, कमर्शियल, ठीक है। अगर वो कमर्शियल उगाएंगे तभी उनको पैसा मिलेगा और तभी वो अपना टैक्स दे पाएंगे, नहीं तो उनकी जमीनें कॉन्फिस्क हो जाती थी, हड़प ली जाती थी। जब तक आप टैक्स दोगे तब तक जमीन आपके पास है, उसके बाद नहीं है भैया, उनको फोर्स हो गया, करना पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा उसके अंदर ही है, ठीक है। तो ये क्या था, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसके इफेक्ट्स क्या है, चलिए। पहली बात, किसान ने फूड क्रॉप्स उगाना बंद कर दिया, बंद तो नहीं किया, कम कर दिया, जिसके कारण भारत में फेमीन आई। तो भारत के अंदर जो फेमीन आई थी वो ज्यादा आर्टिफिशियल, ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रिएटेड थी, नेचुरल डिजास्टर नहीं था वो, ठीक है। जब आपने किसानों को ही फोर्स कर दिया कि वो फूड क्रॉप्स ना उगाएं, उससे क्या हुआ, भूखमरी आ गई, ठीक है। नील थोड़ा खा लोगे आप, कॉटन थोड़ा खा लोगे आप, खाना तो आपको फूड क्रॉप्स ही है, ठीक है। तो ये क्या है, ज्यादातर मैन मेड थी। इसके अलावा इसका दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, भारत में मनी इकोनॉमी आ गई, ठीक है। अब आपको जो टैक्स देना पड़ता था वो किसके रूप में देना पड़ता था, कॉइन्स यानी करेंसी के रूप में, ठीक है। जिसके कारण किसका जन्म हुआ, मनी लेंडर्स, जो ब्याज में पैसा देते थे। जब किसान के पास पैसा कम होता था, ठीक है, बारिश पड़ी तो दे दिया, बारिश ना पड़ी तो पैसा कहां से दे पाएंगे, फसल खराब हो चुकी है, फिर वो किसके पास जाते थे, मनी लेंडर्स के पास। और मनी लेंडर 50% ब्याज पे इनको पैसा देता था, ठीक है। और अल्टीमेटली जब उनसे पैसा नहीं दे होता था तो किसानों की जो जमीन थी वो खा जाता था। तो भारत में क्या हुआ, किसानों की जमीनें भी जाने लग पड़ी, क्योंकि जो सूदखोर थे उन्होंने इतने इंटरेस्ट लगाए कि वो अपनी जमीनों से बेदखल कर दिए गए। क्लियर है, समझ में आया। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का तीसरा नुकसान क्या हुआ, तीसरा नुकसान ये हुआ कि जो इंडिया के फार्मर्स थे उनको इसका प्रॉफिट बहुत कम मिला, प्रॉफिट बहुत कम मिला। और सबसे बड़ा नुकसान, भारत की इंडस्ट्री को ही खत्म कर दिया गया। क्यों, यहां से कॉटन जाती थी कहां पर, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में बनती थी मशीन प्रोडक्ट्स, ठीक है, लाइक टी शर्ट, पैंट्स, स्वेटर्स। अब यहां पर क्या है, एक तो इसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, देखो हाथ से जो चीज बनाओगे उससे ज्यादा बेटर मशीन वाली है। हम आजकल हाथ वाला स्वेटर नहीं पहनते बुना हुआ, ठीक है, वो मशीन वाला स्वेटर पहनते हैं, उसकी ना वो कारीगरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है।
दूसरा कि जो बल्क में निकलती है, मशीन निकालती है, तो इसकी कॉस्ट भी क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। अब ये ही जो प्रोडक्ट्स थे वो कहां पर आए, भारत की मार्केट में आए। ठीक है, भारत की इंडस्ट्रीज को झेल नहीं पाई, जैसे मैंने आपको बताया था। अब चाइना से लड़ियां आई तो हुआ कि अल्टीमेटली हमारे यहाँ पर जो लड़ियां थी वो बंद हो गई, चाइना की लड़ियां बिकने लग पड़ी। यहाँ से चाइना से स्वेटर आने शुरू हो गए। भारत के जो स्वेटर आपको मिलता है कोई आजकल बुनने वाला स्वेटर? नहीं, क्योंकि मशीन में स्वेटर आने शुरू हो गए हैं। और अल्टीमेटली इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुआ, भारत की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो खत्म हो गई, जिसके कारण भारत में एक तीसरा प्रोसेस आया जिसको हमने पढ़ना है। वो क्या था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये हमारा तीसरा टॉपिक। क्लियर है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? चलिए आगे चलिए, अगला प्रोसेस है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी भारत में इंडस्ट्रीज का ना तो कोई विकास हुआ, और जो पुरानी इंडस्ट्रीज भी थी उनको भी खत्म कर दिया गया। तो इसको क्या बोला हमने, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, पुरानी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया गया अपनी पॉलिसी से, नई इंडस्ट्री को बनाया नहीं गया, हैवी इंडस्ट्रीज को बनाया नहीं गया, जिसके कारण क्या हो गया, भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके लिए? पहला फैक्टर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हम पढ़ चुके हैं। तो भारत से यहां पर रॉ मटेरियल जाता था कहां पर, यूरोप में, और यूरोप से मशीनी गुड्स कहां पर आते थे फिर में, भारत में। तो इससे क्या हुआ, जो मशीनी गुड्स थे वो सस्ते थे, वो एडवांस थे। इससे भारत की जो कुटीर था, भारत की जो इंडस्ट्री थी, जो उनके गुड्स थे उससे compete नहीं कर पाए, और अल्टीमेटली क्या हो गया, भारत की इंडस्ट्री खत्म होनी शुरू हो गई, क्योंकि ये गुड्स सस्ते थे। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या था इंडस्ट्री का खत्म होने का, कि जो इंडस्ट्री गुड्स थे, फॉर एग्जांपल आप लगा लीजिए ना, बड़े बड़े अगर आपने कोई मेटल के जेवर बनाए हैं, या आपने बड़े बड़े इतने सुंदर सुंदर कुर्ता पजामा बनवाया, ठीक है, साड़ी बनाई है जिसके ऊपर आपकी गोल्ड की वर्क किया हुआ है, ये चीजों का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर था वो कौन था, किंग क्लास, राजशाही। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री किसके टाइम पे डेवलप थी, मैंने आपको बताया था ना, मुगल काल में कारखाने, जिसमें कपड़े बनते थे, जूते बनते थे, क्योंकि भैया मुगल्स और उनके दरबारी पहनते थे इन चीजों को। एम्ब्रॉयडरी वर्क तो आज भी बड़ा मशहूर है। ठीक है, अब आपने क्या किया, एंग्लो वॉर्स लड़ी, और एंग्लो वॉर्स में आपने क्या किया, जितने भी राजा थे उनको खत्म कर दिया। जब राजा ही खत्म हो गए, कंज्यूमर ही खत्म हो गया, तो आपकी कंजम्पशन करेगा कौन? जो मेन कंजम्पशन करने वाले लोग थे वो तो खत्म हो गए, राजघराने खत्म कर दिए आपने। ठीक है, तो आपका जो मेन ग्राहक था वो तो खत्म हो गया। भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आ गया, तो आपका ग्राहक खत्म है, तो आपने किसके लिए बनाना है? मार्केट में आपको पैसा देने वाला कौन बैठा है? कोई खरीदने वाला नहीं बैठा, जिसके कारण क्या हुआ, जो इंडस्ट्री चल रही थी वो क्या होगी, बंद हो गई। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण, राजाओं के बाद अगली जो क्लास थी जो इन गुड्स को लेती थी वो कौन सी थी, इंटेलिजेंसिया क्लास। यानी जो डॉक्टर्स थे, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया,
जमींदार हो गए, तो ये पढ़े लिखे लोग जो थे, ये लोग क्या करते थे, भारत के गुड्स को लेते थे। ठीक है जी। अब हुआ क्या, भारत के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन आई और भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी को फैलाया गया, जिसके कारण क्या हुआ, अब ये जो पढ़े लिखे लोग थे पहले क्या पहनते थे, धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, पजामा पहनते थे। अब ये क्या करने लग पड़े, टी शर्ट पहनने लग पड़े, पैंट्स पहनने लग पड़े, कोट्स पहनने लग पड़े, हैट्स पहनने लग पड़े। अब ये चीजें कहां पर बन रही थी, इंग्लैंड में बन रही थी। तब जब वो ऐसे गुड्स भारत में आए तो भैया इसको किसने पूछना है, भारत के लोगों को थोड़ा आता कोट पैंट बनाना। ठीक है ना, वेस्टर्न कल्चर ले है ना, क्रिश्चियनिटी लेकर आगे वेस्टर्न एजुकेशन, वो भी अपने आप को फक्र महसूस करते नहीं, धोती में नहीं, अब तो हैट डाल के जाएंगे कॉलेज में पढ़ने। ठीक है, मॉडरेट यही थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जिन्होंने फॉर्मेशन की थी। तो जब डिमांड ही नहीं रहेगी, खत्म, इंडस्ट्री खत्म। जो मेन उपभोक्ता है आपके, किंग क्लास, रॉयल क्लास और मिडिल क्लास, इंटेलिजेंसिया क्लास, वो आपकी डिमांड नहीं रही, किंग खत्म हो चुकी है। इन लोगों को आपने वेस्टर्न एजुकेशन देके चेंज कर दिया है, वो आप पहनते नहीं। तो आस्ते आस्ते क्या हुआ, भारत से इंडस्ट्री खत्म होनी शुरू हो गई। अगला कारण, अंग्रेजों ने, ऐसा नहीं है कि भारत के जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे उसकी डिमांड यूरोप में नहीं थी, और सबसे ज्यादा डिमांड कहां पर थी, इंग्लैंड में थी। ठीक है, अंग्रेजों को इस चीज की खार थी कि हमारे जो वहां के गुड्स हैं हमारे ही लोग लाइक नहीं कर रहे, भारत के गुड्स को लाइक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रुमाल, कढ़ाई वाला रुमाल तो आज भी मिल जाएगा। उस समय जब गोरियों के पास जाता था, गोरियां पागल हो जाती थी कि ऐसा रुमाल तो हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या कपड़ा काट के दे देते हैं, पूछी जाओ। ठीक है, एक डिजाइनिंग कढ़ाई वाला, उसके ऊपर जेवर लगे होने। ठीक है, ऐसी वर्क इंग्लैंड में नहीं था। तो जब उन्होंने देखा कि भारत के गुड्स यहाँ पर बिक रहे हैं और इंग्लैंड के गुड्स वहां नहीं बिक रहे, उन्होंने भारत के गुड्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, और लगाई भी कितनी, ट्रंप की तरह 100%। इससे क्या हुआ, भारत के गुड्स जो थे उनका महंगे हो गए और उनकी डिमांड वहां पर कम होने लग पड़ी, और आहिस्ता आहिस्ता जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी भारत की वो खत्म हो गई। ये अगला कारण, टैक्सेस इतने लगा दिए गए। ठीक है, आगे इसके बाद अगर कोई फिर भी भारत का गुड ले लेता था, फॉर एग्जाम्पल एक आया था कि एक लेडी थी, उसे बोला कोई बात नहीं, आप 100 क्या 200% टैक्स भी लगा लो, पर मैं भारत की बनी रुमाल ही लूंगी। ठीक है, भारत का कढ़ाई वाला रुमाल ही लूंगी। तो इस लेडी के ऊपर उन्होंने 1000 पाउंड का फाइन लगा दिया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने भारत के प्रोडक्ट को लेने की बात की। ठीक है, तो नेचुरली इंडस्ट्री खत्म होगी इससे आपकी। आगे चलिए, भारत के अंदर जो रॉ मटेरियल था 80% का कौन ले जाते थे, अंग्रेज ही ले जाते थे। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, वूल, सिल्क। अब अंग्रेजों का शासन भारत में है, 80% रॉ मटेरियल कहां चला गया, इंग्लैंड चला गया। अब भैया इंडस्ट्री तो तब चलेगी ना जब आपके पास रॉ मटेरियल होगा, आधे ज्यादा वही लेके चलेंगे। तो इंडस्ट्री वाले करेंगे क्या, कुछ करेंगे नहीं, जो रॉ मटेरियल नहीं है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो रिजल्ट, भारत की जो इंडस्ट्री थी वो खत्म होनी शुरू होगी। इसके अलावा जो मशीन गुड्स थे, फैक्ट्री में बने थे, उनकी दो क्वालिटी थी। एक तो वो भारत के गुड्स से सुपीरियर थे और वो बल्क में बनते थे, जिसके कारण वो क्या थे, सस्ते थे। तो जब ये सस्ते प्रोडक्ट्स भारत के अंदर आए, भारत के प्रोडक्ट्स जो थे वो हाथ से बुने जाते थे, मेहनत से बुने जाते थे, वो महंगे थे। और अब क्या हुआ, जो महंगे प्रोडक्ट्स थे सस्ते को कम्पीट नहीं कर पाए और अल्टीमेटली भारत की इंडस्ट्री खत्म हो गई। ठीक है, क्लियर है। आज भारत की अगर लड़ी लेने चल जाओ
स्वेटर बनाने चल जाओ ना 3,000 लग जाएंगे, और मशीन का बना बुना स्वेटर 500 में मिल जाएगा। कौन जाएगा बनवाने? ये वाला हिसाब हो गया। अगर आज आपको कहो कि स्वेटर बनवाना है 3-4 हजार का खर्चा है, तो कितनी आएगी? तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे ना हम तो मशीन कुर्सी ले लेते, हमने कितने में तो 4 स्वेटर आ जाएंगे। ऐसी ही पोजीशन उस समय हो रही थी। तो आप स्वेटर वाले दिखते हैं आपको? कौन बनाता है स्वेटर? बहुत कम लोग हैं जो स्वेटर बनाते हैं, वो भी घर में जो बुजुर्ग औरतें हैं वही बनाई जा रही है। जिस दिन वो जनरेशन चलेगी वो कला भी चली जाएगी भारत से। तो ऐसा ही कोई सीन यहाँ पर हो रहा है। उससे क्या हुआ? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी शुरू होगी, तो भारत में इंडस्ट्रीज का ह्रास हुआ। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या आया? पहला, अनएम्प्लॉयमेंट। जब इंडस्ट्रियां खत्म हुई तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जो ये बेले लोग थे ये कहां पर गए? गांव में गए। ठीक है, और गांव में क्या किया इन्होंने? कहा हम खेती करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, क्योंकि है इंडस्ट्री तो खत्म हो चुकी है। अब जब वो गांव की तरफ रुखसत किए, डिमांड बढ़ गई एग्रीकल्चर लैंड की। ठीक है, तो एग्रीकल्चर लैंड के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। क्लियर है? जब मनी लेंडर्स ने देखा कि एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ रही है, उन्होंने क्या किया? किसानों की जमीनें रखवानी शुरू कर दी, या किसानों से सस्ते में एग्रीकल्चर लैंड लेना शुरू कर दिया। अब जब जमींदारों ने एग्रीकल्चर लैंड लेना शुरू कर दिया, इससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर लैंड की जो वैल्यू थी वो 50 गुना 50 टाइम्स इंक्रीज हो गई। प्रॉपर्टी डीलर्स आ गए ना, जैसे प्रॉपर्टी डीलर चीज को इंक्रीज कर देते हैं, डिमांड होगी। ठीक है, और जो भी आदमी एग्रीकल्चर लैंड लेता था वो सारी उम्र बस लोन ही चुकाता रह जाता। मनी लेंडर से लोन लिया, उससे जमीन ली, वो ब्याज ही चुकाता रह गया। अब इससे क्या हुआ? जब उसने सारा पैसा ब्याज में ही दे दिया, तो भैया वो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में पैसा कहां से लेके आएगा? अगर पैसे को एग्रीकल्चर की जगह ब्याज भी लगाई जाओगे तो इसकी डेवलपमेंट, अच्छी खाद के लिए पैसा ही नहीं आपके पास। रिजल्ट, एग्रीकल्चर भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इंटरकनेक्टेड सेक्टर्स है ना सारे, इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड चलती है। ठीक है, फिर अब क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर आ चुके हैं, ठीक है, वो क्या करते थे? बड़ी लैंड को छोटा छोटा करके प्लॉट्स बना के बेचते थे। चलो एक फार्मर ये ले लो, राम, श्याम, कन्हैया, रामू, अपने अपने अलग अलग छोटे छोटे प्लॉट ले लो। इससे क्या हुआ? जो एग्रीकल्चर लैंड थे वो छोटे हो गए। जब एग्रीकल्चर लैंड ही छोटे हो गए तो अल्टीमेटली आपको क्या हो गया? आपकी प्रोडक्शन गिर गई। फसल की प्रोडक्शन तभी बढ़ेगी जब अगर एग्रीकल्चर लैंड बड़ा होगा। जब एग्रीकल्चर लैंड ही छोटा होगा तो कितनी फसल उगा लोगे आप? और जब फसल की पैदावार गिर गई तो अल्टीमेटली क्या हुआ? भारत में ये भी बहुत बड़ा कारण था फैमिन का। अब करेंगे तो करेंगे, इधर कुआं उधर खाई। सबसे बड़ी बात, ठीक है। और दूसरा, ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर कोई भी हैवी इंडस्ट्री आने ही नहीं दी। तो जब भारत के अंदर रेलवे बनी तो रेलों में जो पटरियों के लिए लोहा लगता था वो कहां से मंगाया जाता था? इंग्लैंड से। हैवी इंडस्ट्री अगर बन जाती तो अंग्रेजों को क्या फायदा होना था? वो तो भारतीयों को फायदा हो जाना था उस चीज से। उन्होंने जान के हैवी इंडस्ट्री नहीं बनने दी ताकि इसका फायदा किसको मिले? अंग्रेजी इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर्स को मिले। तो हैवी इंडस्ट्री आपने बनाई नहीं, और जो कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी मोटी इंडस्ट्री थी, उसको आपने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोला गया? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमने खतरनाक 3 पॉलिसीज पढ़ी हैं इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिया में। पहला पॉलिसी पढ़ी है ड्रेन ऑफ वेल्थ, दूसरी में पढ़ा है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और तीसरा हमने पढ़ा है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आपका पहला चैप्टर खत्म। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखो समझ में आया? तब आगे चले। कोई डाउट है तो बता दो।
चलिए 2 मिनट का टाइम देता हूँ, इसको रिकंसाइल कर लो, फिर हम आगे चलें। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। देखिए इसको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, रिवाइज कर लो एक बार, इसको कंसोलिडेट कर लो, फिर आगे चलते हैं। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इन इंडिया। अगले क्लास में हम रिवोल्ट पढ़ लेंगे, सिविल रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट, फार्मर्स रिवोल्ट, ठीक है, ये सारे पढ़ लेंगे। और उसके बाद फिर 1853 रिवोल्ट सारे खत्म कर देंगे। चलिए आगे चलिए। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इन इंडिया। तो ब्रिटिश द्वारा भारत में कुछ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को भी चलाया गया था, ठीक है। और ये जो पॉलिसीज थी ये 3 टाइप की थी। पहली पॉलिसीज थी परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट जिसको जमींदारी सिस्टम भी कहा गया। उसके बाद रियायतवाड़ी सेटलमेंट, और लास्ट में थी महलवाड़ी सेटलमेंट। तो हमने ये 3 पॉलिसीज को अब डिटेल में पढ़ना है, और ये हमारा क्या है, दूसरा चैप्टर है। तो आप कोशिश करेंगे 2 चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है ना। परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम, रियायतवाड़ी सेटलमेंट, और तीसरा महलवाड़ी सेटलमेंट। चलिए पहले आ जाइए परमानेंट सेटलमेंट यानी जमींदारी सिस्टम। चलिए लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की अगर बात करें, जो ये सिस्टम लेके आए थे, अगर ये आपने पढ़ना है तो पीछे आ जाना पड़ेगा बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ, ब्रिटेन ने बंगाल को जीता, और बंगाल उस समय छोटा नहीं था, बिहार भी था, उड़ीसा भी था, आपका बांग्लादेश भी था, और आपका काफी पार्ट असम भी था। यानी एक झटके में भारत के काफी पार्ट को उन्होंने जीत लिया, ठीक है। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, यहां से उनको कॉन्फिडेंस मिला कि वो भारतीय राजाओं को हरा सकते हैं। आस्ता आस्ता उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आगे चलते रहे। उन्होंने मराठाओं को भी हराया, मैसूर को हराया, सब पढ़ा हुआ आपने, पंजाब को हराया, और अल्टीमेटली भारत पे आकर कब्जा कर लिया, ठीक है जी। अब हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने बंगाल को जीता और इन प्रदेशों को जीता, तो अब उनके सामने एक दिक्कत खड़ी होगी, क्योंकि अब इतना बड़ा एरिया आपके पास आ चुका है, और इसका राजा कौन है, ब्रिटिशर्स। अब आपके सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो किसकी है, लॉ एंड ऑर्डर। जब तक तो आप एक कंपनी थे, तब तक तो आपका जो टेंशन थी वो ये थी कि प्रॉफिट कमा के देना है।
अब आप एक एम्पायर बिल्डिंग में आ गए हो और अब सिर्फ प्रॉफिट कमाना, रेवेन्यू को उठाना काम नहीं है। अब आपका सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो क्या है, इस चीज को मेंटेन करना। ठीक है ना, अगर आप बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं करोगे, मेंटेन नहीं रखोगे, पुलिस नहीं लेके आओगे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेके आओगे, आर्मी को नहीं पालोगे, तो भैया वो रिवोल्ट कर देंगे और आपके हाथ से वो जीता जाता है सच चला जाएगा। तो आपने ये चीजें जीती हैं और इसको आपने मेंटेन रखना है। अब इसलिए उन्होंने बोला कि यार अब करें क्या, या तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को हम क्या करें, लैंड रेवेन्यू पे लगा दें, तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सेक्रीफाइस होता है। ठीक है, तो अगर हमको लॉ एंड ऑर्डर पे लगाते हैं तो लैंड रेवेन्यू सेक्रीफाइस होता है। तो इसके लिए सबसे पहले भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, उसने इसके ऊपर चिंतित व्यक्त की और उसने क्या किया, एक पोस्ट क्रिएट की जिसका नाम क्या था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी आज का आपकी जो पोस्ट है डीसी की। जो डीसी होता था वो कौन होता था, बेसिकली रेवेन्यू ऑफिसर होता था और उसका काम क्या था, रेवेन्यू को कलेक्ट करना। ठीक है जी। अब ये रेवेन्यू कलेक्ट कैसे होता था, डीसी क्या करता था, बोली लगाता था। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या हुआ, आपके 10 लोगों को बैठा दिया कि देखो जी नकोदर की लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, 10 बंदे आके बैठ जाओ, जो हमको ज्यादा बोली देगा, कि जो हमको ज्यादा टैक्स देगा उसको हम कर देंगे। एक ने कहा 100, 200, 300, फॉर एग्जाम्पल 300 वाले ने कहा मैं 300 दूंगा, ठीक है, तो तेरे को ठेका दे दिया, जा और हमको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके दे। अब ये जो मर्जी करे, किसान पे अत्याचार करे, जो मर्जी करे, उसको तो पैसा देना है। ठीक है, तो इस तरह बोली सिस्टम से इसकी शुरुआत होगी और ये कब तक चलता था, 1 साल तक। 1 साल के बाद फिर बोली कर देते थे। ठीक है जी। पर हुआ क्या, ये सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, 1 साल की बोली को चेंज कर क्या कर दिया, 5 साल। कि चलो ऐसा करते हैं, पता क्या बात है, ये क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, इस बंदे को इंटरेस्ट नहीं है ना। इसको ये है कि आज तो मैंने टैक्स देना है, कल पता नहीं मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे जैसे 1 साल पूरा होने वाला होता था, या तो वो फार्मर की अच्छी तरह से ठुराई करता था, मारा कुट्टा, उसको बहुत पीटता था, कहता कि तुम मुझे पैसा दो। और देखो ना यहाँ पर उसने तो 300 रुपया ही देना है बस, चाहे वो फार्मर से 800 रुपया ले ले, कोई पूछने वाला थोड़ा उसको। एक्सप्लोइटेशन होने लग पड़ी थी फार्मर्स की। भाई उनको ये बात लगता था कि हमारे पास पता नहीं साल भर रहे ना रहे, हमको क्या लेना देना। ठीक है, तो उन्होंने इसको चेंज करने की कोशिश की, चलो ऐसा करते हैं 5 साल की बोली लगा देते हैं कि कम से कम 5 साल तक तो तुम्हारा ना आहिस्ता आहिस्ता होगा। ठीक है, 5वें साल करेगा जो हुड़दंग मचाएगा, 4 साल तो आराम से काम करेगा। ठीक है, पर यह भी सिस्टम कामयाब नहीं हुआ। अब उनका काम क्या हो गया, 5 साल अच्छा टाइम है, जितना पैसा होता खींच लो सारा पैसा। हमारे पास कौन सी जमीन रहनी है। भारत में करप्शन का कारण क्या है, कोई भी मंत्री एमएलए आता है 5 साल के लिए आता है, उसको होता है भैया 5 साल तो मिले, लूट लो जितना लूटना, बाद में पता नहीं जनता ने जताना या नहीं जताना। आपको अभी 1 साल था, अब तो आपको 5 साल मिल गए लूटने को। और फार्मर्स ने सुसाइड करने शुरू कर दिए। अब इसका सॉर्ट आउट वॉरेन हेस्टिंग तो नहीं कर पाया। वॉरेन हेस्टिंग के बाद जो अगला गवर्नर जनरल आया वो कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और उससे भी बड़ी बात यह है, ये इंग्लैंड का जमींदार था, इसकी खुद की बहुत ज्यादा जमीनें थी। और इसका साथ किसने दिया, सर जॉन शोर, ये भी जमींदार था। अब इन्होंने देखा कि ये सिस्टम फेल क्यों हो रहा है। वो कहते हैं ये सिस्टम इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि जब जमींदार को, जब किसी बंदे को लगता है ना कि मेरे को तो 1 साल के लिए या 5 साल के लिए ही मिली है, उसका ना इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उसका चीजें इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। और वो क्या करता है, वो पैसे घोटने की कोशिश करता है कि जितना भी पैसा मैं खींच सकूं खींच लूं, मुझे क्या लेना देना, 5 साल बाद कौन सा मेरे को मिलनी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा इसका हल क्या है,
इसका हल क्या है कि आप इनको परमानेंट राइट्स दे दो ताकि इनको इंटरेस्ट आए उस जमीन पे। ठीक है जी, तो यहीं से स्टार्ट हुई परमानेंट सेटलमेंट 1793। ये था उसका बेस, ये था इसका रीजन कि क्यों परमानेंट सेटलमेंट को उन्होंने स्टार्ट किया था। ये ना होने से देखिए भी प्रॉब्लम है तो बताइए, फिर आगे चलें। चलिए, अब परमानेंट सेटलमेंट थी क्या, इसके फीचर्स क्या थे। पहला फीचर, एक झटके में, सिर्फ एक पेन की कलम से, झटके से उन्होंने जितने भी किसान थे सबकी जमीनें छीन ली और किसको दे दी, जमींदारों को। एक ही झटके से पुश्तों से जो जमीन चल रही थी वो उनसे छीन ली गई और वो किसको दे दी गई, जमींदारों। दूसरा, किसान अपनी ही जमीन में क्या बन गया, लेबर। आगे चलिए, जमींदार को बोला गया कि भैया तू इस जमीन का मालिक है, तुम इस जमीन को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी दे सकते हो, यानी उस जमीन की वसीयत भी कर सकते हो। आपका इस जमीन के ऊपर परमानेंट अधिकार है। पर तब तक जब तक आप हमको रेवेन्यू दे रहे हो, जब तक आप हमको रेवेन्यू कलेक्ट करके दे रहे हो, चाहे 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, तब तक आपको ओनरशिप का भी अधिकार है, उस जमीन की सेल का भी अधिकार है और अपने बच्चों के लिए वसीयत करने का भी अधिकार है, जब तक दे रहे हो। रेवेन्यू कितना था, उन्होंने बोला जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 10/11 पार्ट आपने किसको देना है, ब्रिटिश को देना है, और बाकी जितना भी रह गया वो सारा किसका है, जमींदार का है। तो इन्होंने फिक्स कर दिया ना, उनका रेवेन्यू फिक्स है कि हम जितनी, फॉर एग्जांपल 100 रुपए आया तो हमका 100 रुपए का जितना, ये नियरली अबाउट बना 50%, नियरली अबाउट इतना ही बना, 50-55 बना। तो उन्होंने कहा ठीक है 100 रुपए आया, 55 रुपए हमारा, बाकी तुम्हारी मर्जी, चाहे ज्यादा आ जाए वो तुम ही रख लो, ठीक है, हमको हमारा फिक्स रेवेन्यू दे दो। आगे उन्होंने एक क्लॉज लेके आए जिसका नाम क्या था, सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज क्या था, उन्होंने बोला हर महीने, एवरी मंथ एक तारीख फिक्स कर दी, फॉर एग्जाम्पल 5 तारीख तक भैया हमको पैसा जमा कराना पड़ेगा। अगर 5 तारीख को सूर्य अस्त से पहले आपने पैसा जमा नहीं कराया तो आपकी जमीन का राइट छीन लिया जाएगा और वो किसी और जमींदार को दे दिया जाएगा। तो ये लॉ कौन सा था, सनसेट क्लॉज। ठीक है जी, चलिए समझ में आ गया ये, आगे चले। अब ब्रिटिशर की मंशा क्या थी इसमें, ब्रिटिशर्स ने सोचा इसके काफी फायदे हैं। पहली फायदा, हमारी जो कमाई है वो फिक्स हो जाएगी भैया, 10/11 पार्ट जितना भी जनरेशन हुआ है पैसे का वो आपको मिलना शुरू हो गया। अब आपको कोई लेना देना नहीं है उस चीज, ठीक है, जमींदार अपने आप
उठाएगा, आपको आके पैसा देगा, आपकी टेंशन नहीं है, आपको फिक्स रेवेन्यू मिल रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा जिन लोगों को हमने रेवेन्यू कलेक्शन में लगाना था उन लोगों को अब हम लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन में लगाएंगे। ठीक है जी। तीसरा, उन्होंने कहा कि जब 10/11 पार्ट हमको देंगे तो 1/11 पार्ट बचेगा, बहुत अभी भी बहुत है। तो उन्होंने ये सोचा जमींदार क्या करेगा, इस पैसे को कुछ तो वो अपना पर्सनल रख लेगा और जो बाकी पैसा बचेगा उसको वो एग्रीकल्चर में लगाएगा, जिससे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होगी। और जब एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होगी इससे हमको भी पैसा ज्यादा मिले। ये उनकी सोच थी। सोच गलत नहीं थी, सोच सही थी, सही थी उनकी सोच। चलिए, अब परमानेंट सेटलमेंट फेल क्यों हो गए? पहला कारण, जमींदार क्या करते थे, जितना भी पैसा उनके पास बचता था उसको वो एग्रीकल्चर पे लगाते ही नहीं थे, वो अपनी पर्सनल कंजम्पशन में लगा लेते थे। क्योंकि जमींदार कौन है? जमींदार किसान नहीं है। अपनी लैंड से किसान को प्यार है, एग्रीकल्चर से बिजनेसमैन को प्यार नहीं है। समझे ना? जमींदार का काम क्या है? रेवेन्यू कलेक्ट करना। उसको एग्रीकल्चर लैंड से क्या लेना देना? उसकी कौन सी बाप दादों की जमीन है? ठीक है। रिजल्ट, जब एग्रीकल्चर में पैसा नहीं लगाया गया, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो गई। जैसा उन्होंने सोचा था उसका उल्टा ही हो गया। दूसरा, जमींदार क्या करते थे, क्योंकि यहां पर ब्रिटिशर्स का रेवेन्यू फिक्स है। फॉर एग्जांपल 1000 रुपए कलेक्शन आई, 500 दे दिया, ठीक है, अब बचा 500। अंग्रेज तो चुप करके बैठ गए, हमको तो पैसा मिल गया, हमको क्या लेना देना। जमींदार क्या करता था, किसान के घर में जाता था, उसका शोषण करता था, उसके बीवी बच्चों को उठा लेता था, उसके पशु को उठा लेता था, उसको मारता था और उसको कहता था और पैसा दे, और पैसा दे। अब क्या परमानेंट सेटलमेंट में ये चीज बताई गई है कि अगर किसान का अत्याचार हुआ तो किसान कहां जाएगा? तुमने तो किसान को जमींदार के पल्ले फेंक दिया, तुम अपना पैसा लेके बैठ गए, जमींदार उसका शोषण कर रहा है, अल्टीमेटली नुकसान किसका? किसान का। किसान ने बोला मुझको ऐसी खेती करने की क्या जरूरत है भाई, और किसान ने खेती करनी छोड़ दी। जिस फैक्टर के लिए ले गया वो तो कोलैप्स ही हो गया, खत्म ही हो गया। तीसरा, एब्सेंटी जमींदार। अब जो तो असली जमींदार थे ना, जो खेतों से जुड़े हुए थे, लैंड से जुड़े थे, उनको भी अच्छा लग रहा था ये। मतलब गांव में अगर आप लोगों के साथ पुरखों से रह रहे हैं लोग, वो थोड़ा करेंगे ऐसा काम। वो क्या करते थे, ये कहते थे कि सनसेट क्लॉज है जी, हमको पैसा दो। वो कहते थे हम किसी किसान को नोच कर पैसा नहीं दे सकते, ठीक है। तो वो क्या करते थे, हम अपने जमींदारी राइट त्यागते हैं। अब जो असली जमींदार थे वो चले गए, अब उन्होंने लगाई बोली, तो बोली में कौन आते थे? लाला, बानिया, बिजनेसमैन, मनी लेंडर्स। तो वो क्या करते थे, शहरों के लोग आकर जमीनों की बोली देते थे, जमीन खरीदते थे, अपने एजेंटों को रख लेते थे। लाला जी बैठे हुए हैं शहर में,
ठीक है, अपना पैसा गिन रहे हैं, एजेंट उन्होंने भेज दिया, जा भाई रंगा जा और पैसा कलेक्ट करके आ। अब रंगा ने वहां पर जो पंगा पाया वो आपको कुछ पता ही नहीं। किसान को मारा, उठाया, उसकी लड़की को उठा लिया, ठीक है, उसके पशु ले गया, किसान को टॉर्चर किया और अल्टीमेटली क्या हो गया, किसान ने एग्रीकल्चर करना ही छोड़ दिया। अल्टीमेटली ये सिस्टम कहां पर लागू किया गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, भारत के 19% एरिया में इसको लागू किया गया और ये सिस्टम फेल। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई डाउट है तो बता दीजिए, ऑनलाइन स्टूडेंट से आगे चलेंगे। चलिए आगे। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि ये सिस्टम तो चलेगा नहीं, अगला सिस्टम लेके आए। इसको लेके आने वाले कौन थे? सर मनरो और सर रीड। मद्रास, बॉम्बे, तमिलनाडु में ये सिस्टम को चलाया गया। आहिस्ता आहिस्ता जब ये सक्सेसफुल हुआ, इसको अदर पार्ट्स में भी चलाया गया। टोटल एरिया इसने कितना कवर किया? 51%। सबसे ज्यादा सिस्टम जो चलाया गया वो रेवतवाड़ी सिस्टम ही चलाया गया। ठीक है, क्या था ये सिस्टम? अब रेवत का मतलब क्या है? किसान। द वर्ड रेवत मीन्स फार्मर। तो उन्होंने कहा देखो भैया, जमींदारी सिस्टम में सबसे बड़ी गलती क्या थी? हमने किसान भी पीछे कर दिया। जिसने मेन काम करना था उसके उठा के हमने पीछे कर दिया। ठीक है, और भारत में जो आज तक रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है वो सीधा किसान से किया जा रहा है। अकबर ने भी तो किसान से किया था, प्राचीन राजाओं ने भी किसान से किया था, आज भी किसान से किया जाता है। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा भारत का जो असली सिस्टम है वो कौन सा है? रेवतवाड़ी। ठीक है, तो हमको पहली बात तो असली सिस्टम में आना चाहिए जो प्राचीन काल से भारत में चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा परमानेंट सेटलमेंट के फेलियर का कारण क्या है? फेलियर का कारण ये है कि जितना भी पैसा जाता था वो किसके पास जाता था? जमींदार के पास। जमींदार उस पर एग्रीकल्चर पे लगा नहीं रहा था, जिसके कारण क्या हुआ? एग्रीकल्चर फेल हो गया। अगर वही प्रॉफिट किसान को चला गया तो किसान तो अपनी जमीन पे पैसा लगाएगा ना। इससे क्या होगा? एग्रीकल्चर भी प्रोडक्शन बढ़ेगी, किसान को भी फायदा और हमको भी फायदा। तीसरा नुकसान परमानेंट सेटलमेंट में क्या था? अंग्रेजों की जो कमाई थी वो फिक्स हो चुकी थी। फिक्स हो चुकी थी। देखो, अगर तो काल पड़ गया, बारिश ना हुई, फसल कम हुई, तब तो अंग्रेजों को फायदा है। ठीक है, उनको क्या लेना ना, काल पड़े जो मर्जी पड़े, हमारी तो इनकम फिक्स है। किसी दिन अगर बम्पर प्रोडक्शन होगी, फिर 1000 का 3000 4000 चला गया, फिर उनकी कमाई तो फिक्स है। बाकी जितना भी बेनिफिट होगा वो किसको मिल जाएगा? जमींदार को मिल जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी? अंग्रेजों का जो रेवेन्यू था वो इंक्रीज नहीं हो रहा था। और दूसरा, जो जमींदार थे एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, जिसके कारण एग्रीकल्चर की डिक्लाइन हो रही थी।
और अगर एग्रीकल्चर का डिक्लाइन है तो लैंड रेवेन्यू का भी डिक्लाइन है। ठीक है, तो उन्होंने बोला बेटर है उस सिस्टम को खत्म करके अब हम सीधा किसान से ही डीलिंग करेंगे। इसको बोला गया रियोट बाड़ी सिस्टम। समझ में आ गया जी? समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट क्यों आए थे? चले आगे फिर, कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर आगे चलें। चलिए, फीचर्स क्या थे इसके? ये सेटलमेंट अंग्रेजी सरकार की सीधा किससे थी? किसान से। अब सीधा पैसा किससे कलेक्ट करना है? किसान से। यानी इस सेटलमेंट के अंदर जो जमींदार था वो आउट हो गया। ठीक है, अंग्रेजों ने लैंड रेवेन्यू कितना रखा? 50%। अंग्रेजों ने बोला कि सरकार के पास हक है, वो इस रेवेन्यू को बढ़ा भी सकती है। 55, 60, 65, 70 बढ़ा सकती है, वो उनके पास हक है। तो जितना भी पैसा बचेगा वो पैसा आप किस पे लगाओगे? अपना एग्रीकल्चर पे लगा लोगे। ठीक है, और इसके अंदर किसानों को क्या दे दिए गए? प्रॉपर्टी राइट्स, की जमीन के मालिक कौन हो? आप हो। समझ में आ गया? ठीक है, पर ये सिस्टम भी फेल हो गया। अब आप बोलोगे कि ये सिस्टम क्यों फेल हो गया? अलाउद्दीन खिलजी ने भी 50% लगाया था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। फिर भी सिस्टम क्यों फेल हो गया? एनीवन, कोई बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट में बताओ। पुराना सिस्टम, कोई नई बात नहीं है। 50% रेवेन्यू पहले लग चुके हैं, अकबर ने भी लिया है, फिर भी ये सिस्टम क्यों फेल हो रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। भैया उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम इंक्रीज कर सकते हैं, उन्होंने 50% कांस्टेंट रखा हुआ था, उससे आगे नहीं वो बढ़ाते थे। उनको पता था किसान कहां से दे हो जाएगा किसान से पैसा। इन्होंने आप पे क्या ऑब्लिगेशन लगा दी कि हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब हुआ क्या? चलो, जब तक तो 50% था ठीक चलता रहा, उन्होंने कर दिया 60%, 65%। अब क्या होगा? अगर तो फसल उगेगी तब तो आपने पैसा दे दिया, क्योंकि याद रखना ये जो टैक्स है वो करेंसी के रूप में दिया जा रहा है, फसल के रूप में नहीं दिया जा रहा। मैंने आपको बताया था ना, पहले फसल के रूप में दिया जाता था, करेंसी के रूप में दिया जा रहा है। ठीक है, अब बारिश पड़ी, फसल अच्छी हुई, किसान को कोई टेंशन नहीं, उसे 60% भी दे दिया। ठीक है, बाकी अपने पास रख लिया, अपने बच्चों का पेट पाल लिया। ठीक है, अब यहां पर सिस्टम क्या है? पैसा देना है करेंसी के रूप में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बारिश ना पड़ी, अब क्या करोगे? किसान ये भी नहीं कह सकता कि भैया मेरे पास 30 से 40% जो फसल है वो रख लो, बाकी हम भूखे मर लेंगे, कोई बात नहीं।
खा लेंगे, थोड़ा वो नमक खा के कर लेंगे, क्योंकि आप तो फसल पे टैक्स ले ही नहीं रहे, आप टैक्स ले रहे हो करेंसी के रूप में, कॉइन्स के रूप में। ये बात तो पहले यहीं पर ही खत्म हो चुकी है। अब अगर फसल ही ना होगी तो किसान किसके पास जाएगा? मनी लेंडर के पास, कि सेठ जी हमको पैसा दो। जब वो सेठ जी से पैसा मांगता था, सेठ जी उसका अंगूठा लगवाते थे, और जब वो अंगूठा लगवाते थे 50% ब्याज डालते थे। 50% तुमने टैक्स उसको देना है, 50% ब्याज सेठ जी को देना है। आप दे नहीं पाओगे, अल्टीमेटली जमीन किसके पास चल जाती थी? ठाकुरों के पास। और किसान का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। किसान कहता मैंने ऐसी जमीन से क्या लेना था, ना छोड़ो परे, कहीं लेबर ही कर लेंगे। और ये सिस्टम भी फेल। सिस्टम बिल्कुल सही था, सिस्टम की जो प्रॉपर्टी थी जो इन्होंने चेंज की वो गलत थी। और ये बड़े हैरान की जरूरत है, सिस्टम क्यों फेल हो गया? ये तो प्राचीन काल से चलता है भैया, आपकी नीतियों के कारण फेल हुआ वो। और किसान को क्या मिला? गरीबी। किसान फिर गरीबी में चला गया, और ये सिस्टम भी फेल हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई, फिर आगे चले। चलिए ठीक है, चलिए 2 सिस्टम फेल हो चुके हैं, तीसरा सिस्टम लाया गया, महलवाड़ी सिस्टम। चलिए बताइए महल का मतलब क्या होता है? महल, कोई अगर रूरल एरिया से बैठा हो, विलेजेस से बैठा हो, उसको पता हो महल, महल का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय महल? और पंजाब में ही ये सिस्टम चला था, तो पता होना चाहिए आपको। बताओ भी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की बता सकते हैं महल का मतलब क्या होता है? महल बिल्डिंग, वो महल होता है, ये महल है, वो महल है, वो शीश महल है। चलिए, महल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लैंड। फॉर एग्जाम्पल 4 टोटे हैं लैंड के, एक गांव में 4 लैंड है, टोटे हैं उनके। अगर आप इसको मिला लो और एक लैंड कर लो, इसको आप क्या बोलोगे? महल बना सकते हो। पढ़ाया था मैंने आपको ये चीज। ये क्या बन गया? महल। अब महलवाड़ी सिस्टम क्या था?
माहलवाड़ी सिस्टम को कौन लेके आए थे? सर बर्ट एंड एल्फिंस्टन। उन्होंने देखा कि परमानेंट सेटलमेंट प्लस रियोटवारी फेल हो रही है, तो उन्होंने कहा चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम एक नया सिस्टम लेके आते हैं माहलवाड़ी। और इस सिस्टम को कहां पर लेके आया गया? पंजाब, यूपी, खासकर वेस्टर्न यूपी और आपका जो मध्य प्रदेश का जो रीजन था, इसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेस पर ये सिस्टम चलाया। ठीक है जी। अब ये सिस्टम क्या था? यस, उन्होंने क्या बोला? फॉर एग्जांपल एक विलेज है, विलेज में डिफरेंट लैंड्स हैं किसानों की। उन्होंने बोला कि आप ये समझो कि ये लैंड एक ही है, कि विलेज की कॉमन लैंड है। देखो, विलेज की जो ग्राम सभा है उसके लिए तो वो कॉमन लैंड है ना, उसके लिए तो नहीं है ना कि हमारा एक टोटा इसका, एक टोटा इसका। ग्राम सभा का लैंड पूरा है, आपके लिए है वो लैंड, ये आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। उन्होंने उनको बोला कि भैया आप ये सोचो कि ये विलेज की पूरी लैंड है, हमने किसानों के पास नहीं जाना, हमने वहां की ग्राम पंचायत का जो हेड है सरपंच, जो ग्राम पंचायत का हेड कौन है? सरपंच। उन्होंने सरपंच को कहा कि भैया तू पैसा कलेक्ट करके हमको दे दे। बात ही खत्म कर दी। ठीक है। किसान से सीधा जाते हैं तब प्रॉब्लम है, जमींदारों को बीच में डालते हैं तब प्रॉब्लम है। अब तो ये हो गया ना, सरपंच को ही डाल दिया। अगर किसान नहीं देगा, सरपंच अपने लेवल पे समझा लेगा उसको कि भैया देना तो पड़ेगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा ये सिस्टम ठीक है, गांव का ही आदमी क्या करे, गांव के लोगों से ही पैसा ले ले और हमको दे दे। इससे एक तो हम किसान के साथ सीधा टाकरा नहीं होगा, क्योंकि पीसेंट रिवोल्ट पड़ेंगे हम। किसानों ने रिवोल्ट भी किए थे इस चक्कर में। एक तो किसानी रिवोल्ट खत्म हो गया, दूसरा जमींदारी सिस्टम का इफेक्ट खत्म हो गया, और अल्टीमेटली हमको पैसा मिल जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, लैंड रेवेन्यू कर दिया फिक्स, फॉर एग्जाम्पल 50% कर दिया। उसको कहा ठीक है, हम ऐसा ऐसा बढ़ा लिया करेंगे, 55 कर देंगे, 60 कर देंगे। आपका काम ये है कि आप सरपंच जी जाओ, घर घर जाकर पैसा कलेक्ट करो और हमको दे दो। इसको क्या बोला गया? माहलवाड़ी सिस्टम। ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। क्यों? चलिए, पहला बेसिक प्रॉब्लम तो वही है ना, टैक्स रेवेन्यू अभी भी ज्यादा है। और भैया विलेज का जो हेड है, पंचायत का जो हेड है सरपंच, वो यही कर सकता है ना, किसान से पैसा ले सकता है, अपने पल्ले थोड़ा पैसा पाने लगा वो। तुमको चाहिए था कि टैक्स को कम करो ताकि किसान आसानी से उसको भी दे दे, तुम तो टैक्स को वहीं बढ़ाया हुआ है। टैक्स अभी भी ज्यादा है, ऊपर से आपने ये कह दिया कि टैक्स इंक्रीज भी हो सकता है। अब जो ये सरपंच था, जब वो किसानों के पास जाता था ना, वो कहता था टैक्स दो। अगर तो रेन अच्छी आई, किसान कैश दे देता था। अगर रेन अच्छी नहीं आई, अकाल पड़ गया, और भैया अब किसान कहां से पैसा देगा? अब तो दो तरीके हैं, या तो सरपंच की जुतियां खाओगे जाके उनसे, वो तुमसे रिवोल्ट करेंगे, या वो आपके आगे हाथ जोड़ देंगे कि भैया हमारी जान छोड़ दो, हम नहीं दे सकते। ठीक है। अब हुआ क्या, किसान ऐसा है नहीं कि वो आप लोगों को मारेगा, अपने लोगों को नहीं मारते। रिवोल्ट हुआ ब्रिटिशर्स के खिलाफ ज्यादा हुआ, आउटसाइडर्स के खिलाफ, विलेज के लोगों के खिलाफ थोड़ा रिवोल्ट होता है कभी। ठीक है। किसान ने कहना शुरू कर दिया कि सरपंच जी हमारे पास पैसा नहीं है, बताओ हम पैसा कहां से लेके आए। सरपंच जी ने पता क्या बोला? अब सरपंच कौन बनता है? बड़ा जिसकी सबसे ज्यादा जमीन है,
एक गांव में किसी की सबसे ज्यादा लंबड़दार सिस्टम ज्यादा है, जिसकी सबसे ज्यादा जमीन है, वही तो इलेक्शन लड़ेगा और सरपंच बनेगा। आम किसान के पास इतना टाइम है सरपंच बनने का, इतना रिसोर्सेस है सरपंच बनने का। तो बेसिकली ये जो सरपंच थे ये कौन थे? ये जमींदार और मनी लेंडर थे। किसान ने कहा सरपंच जी पैसा नहीं है। सरपंच जी ने पता क्या बोला? कोई बात नहीं, पैसा हम दे देते हैं लोन में, अंगूठा लगाओ, कागज हमको दे दो। कागज दे दिया, ब्याज लगा दिया 50%। ये तो टैक्स नहीं दे हो रहा, तो ये कहां से दे होगा? और अल्टीमेटली वो क्या चला गया? सरपंच के पास में चले गए। ब्रिटिशर्स को तो रेवेन्यू मिल गया, सरपंच ने दे दिया। अब यहां पर ये भी नहीं है ना कि टेम्पररी काम है, सरपंच को पक्का राइट मिल गया जमीन का, ठीक है। पर किसानों की बेदखली होगी, किसानों की बेदखली होगी। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली तीनों सिस्टम में एक आदमी का नुकसान हो गया, जो कौन था? किसान। और किसान ने, पता क्या बात है, किसान ने जमीन को जोतना है, जमींदार ने नहीं आके करना कुछ। अब जब किसान का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? एग्रीकल्चर का भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और जब एग्रीकल्चर का डिक्लाइन हुआ, तो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कौन देता है? एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री का भी डिक्लाइन हो गया। तो ये हालात, फटीचर हालात बना दिए। और ये क्यों बने? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की गलत पॉलिसीज के कारण। गलत पॉलिसीज क्यों? कि उनका काम एक ही था कि भारत को लूटना है बस, ठीक है। तो इस सारे चैप्टर को हमने क्या बोला? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। और आप ये लेके चलना कि आज ये इकोनॉमी का भी चैप्टर है। अगर आप रमेश सिंह को पढ़ते हो, रमेश सिंह को फॉलो करते हो, तो पहला चैप्टर यही है। तो ये आपका इकोनॉमी का भी चैप्टर हो गया एक, और सबसे बड़ी बात है हिस्ट्री का भी एक चैप्टर आपका हो गया, ठीक है। तो हमने एक ही झटके में आज दो सब्जेक्ट पढ़ लिए, इकोनॉमी भी पढ़ लिया और हिस्ट्री भी पढ़ ली। पहला चैप्टर ही यही है, हर इकोनॉमी की बुक में पहला चैप्टर ही यही है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, जिससे हमने पढ़ा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और बाद में हमने पढ़े गलत फॉल्टी लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स लाइक जमींदारी सेटलमेंट, गौरतवाड़ी सेटलमेंट, माहलवाड़ी सेटलमेंट, जिसका अल्टीमेट खमियाजा किसको भुगतना पड़ा? भारत की इकोनॉमी को। कि वो ये हाल कर दिया कि जब ब्रिटिशर्स यहां से गए थे, भारत एक गरीब देश था, नाइजीरिया से भी माड़े हालात थे भारत में। प्लानिंग करने वालों ने सबसे पहला प्लान क्या बनाया? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और भैया बाल की बातें छोड़ो, पहले दो वक्त की रोटी तो दे दो खाने को। ये हालात थे कि भारत में जो पॉवर्टी के हालात आए, उसका एक ही जिम्मेवार था, वो कौन था? ब्रिटेन। तभी दादा भाई नौरोजी ने कहा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के कारण ही भारत के अंदर पॉवर्टी आई, गरीबी आई। नहीं तो भारत तो सोने की चिड़िया थी। भारत का तो नाम देखो ना, आज भी भारत सोने की चिड़िया है। अगर कह देना गवर्नमेंट हर घर से आदमी कोई सोना दे, इतना सोना आ जाएगा, इतना तो यूएस के पास रिजर्व भी नहीं होगा। और आपको पता है परसों जो एक न्यूज आई है, उड़ीसा के पास सोने की खाने मिली है समुद्र में, इंडियन गवर्नमेंट को मिल गई है समुद्र में खाने। हाँ, भारत स्वर्ण देश है, स्वर्ण भूमि है, पर इन लोगों ने हमको खा लिया। पर आज भी इनका कुछ बचा नहीं। इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था खत्म है अब, ठीक है, भारत को कुछ फर्क पड़ा नहीं। एक बार एक चोर गया अपने बेटे को लेके, छोटी स्टोरी है, आप वहीं से समझ जाओगे। चोर गया अपने बेटे को लेके, चल बेटा चल चोरी करने चले, ठीक है। तो जब वो जा रहा था ना, खेत में एक मकान था, वहां पर लाइट जल रही थी। कहता वो देख, वो जो मकान है ना, उसमें तेरे बाप ने 20 बार चोरी की है, 20 बार लूटा है मैंने उस मकान को। वो कहता पापा आपने लूटा तो है उसको, जिस मकान को 20 बार लूटा आज भी वहां पर लाइट है, और तुमने लूटा आज भी हमारे घर में अंधेरा है। चोर के घर कभी दिया नहीं जलता।
तो उस दिन उस पिता को पता लगा कि कितनी बड़ी बात कर गया, और उसने कहा चला बेटा चले, मेहनत की कमाई। तो अंग्रेजों ने अगर चोरी की, क्या मिला? आज अंग्रेज कहीं स्टैंड नहीं करते, ठीक है, इकोनॉमिकली वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है, उनकी करेंसी वीक हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस राज शासन ने इसको एक्सप्लॉइट किया, वहां पर हर बंदे को थैलीसीमिया की प्रॉब्लम है, हर बच्चा, हर आदमी वहां पर इस राज शासन में थैलीसीमिया की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसको हर हफ्ते खून लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, जो रॉयल्स हैं वो फटीचर हो चुके हैं, उनकी धन दौलत खत्म हो चुकी है। तो चोर के घर कभी दिया नहीं बलता। भारत का कुछ हुआ नहीं, ठीक है, भारत आज इकोनॉमिक पावर तो है, वर्ल्ड की, विश्व की टॉप पावर बनने के सपने देख रही है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के सपने देख रही है, और ब्रिटेन हमारे आसपास भी कहीं नहीं लग रहा, ठीक है। तो लास्ट में हम बोलेंगे मिस्टर ब्रिटेन, चोर के घर दिया नहीं जलता। और इसी तरह हमारा चैप्टर खत्म। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया? यस, यू कैन लीव। ठीक है जी, थैंक यू। नहीं